विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनारग्राम, अध्याय 9। मोहब्बत है क्या चीज ये हमको न सिखा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की युद्ध परिषद राजमोहन रॉय चौधरी के कारण अप्रत्याशित रूप से तूफानी हो गई। अब तक उन्होंने पिछले कुछ दिनों के भयानक अनुभवों को अपेक्षाकृत धैर्य के साथ सहन किया था, लेकिन हाल की घटना उनके लिए बहुत अधिक थी। इसने उनके स्वभाव की हर जिद्दी चिंगारी को भड़का दिया था। देखो, उन्होंने कहा, मुझे असभ्य होने का खेद है, लेकिन यह मुझे बहुत संदिग्ध लगता है कि जैसे ही मेरी बहन गायब होती है, मिस्टर नैप तुरंत पूरी तरह से तैयार योजना के साथ उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह इन लोगों के साथ मिला हुआ नहीं है? अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आरोपी व्यक्ति ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। और मुझे बीच में मत टोकना, बर्टी, उसने हाथ हिलाते हुए भैरवनाथ मुखर्जी को चुप कराने की कोशिश की। इस सज्जन ने मुझसे सीधा सवाल किया है, उसे सीधे जवाब का अधिकार है। यह संदिग्ध लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं। वह युवक के पास आया और अपनी थोड़ी चिकनी उंगलियों से उसकी लैपल पकड़ ली। मैगर्स फोंटेन लुग और मैं कई वर्षों से दोस्त हैं, एक तरह का बंधन, जैसा कि तुम कह सकते हो। उसने भैरवनाथ मुखर्जी की ओर समझदारी से आंख मारी। पिछले हफ्ते वह मेरे पास आया और कहा, हमारे दोस्त बर्टी, वह बर्टी के लिए काम करता है, घर की सफाई करता है और जगह को कुछ रुतबा देता है। हमारा दोस्त बर्टी, वह कहता है, किसी बहुत ही खतरनाक काम में लगा हुआ है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम जो होशियार हो शायद अपनी आंखें खुली रख सको। तो मैंने ऐसा ही किया। वह राजमोहन रॉय चौधरी से पीछे हट गया और ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने युवक के मन से सभी संदेह मिटा दिए हों। हालांकि राजमोहन रॉय चौधरी प्रभावित नहीं हुआ। यह सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन तुम कर ही क्या सकते थे? ओह, मैं समझ गया। मिस्टर नैप की आवाज और भी आत्मीय हो गई। शायद मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मैं पहले सरकार के लिए टेलीफोन मरम्मत का काम करता था। फिर मेरी और पोस्टमास्टर जनरल की थोड़ी अनबन हो गई और मैंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन और सेवा से संन्यास ले लिया। जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा कि अपनी विद्युत ज्ञान का उपयोग करूं और मैंने एक बहुत ही अच्छी निजी कनेक्शन तैयार कर ली। तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन पूरे कोलकाता में सैकड़ों निजी तार हैं, कुछ सीधे, कुछ संदिग्ध। वह रुका। अब समझे? नहीं, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। मिस्टर नैप ने परमव्रता भट्टाचार्य की ओर मुस्कुराकर देखा और अपने माथे पर हल्की सी थपकी दी। यही चाहिए इसे, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। खैर, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर सही तरीका पता हो तो किसी भी तार पर सुनना सबसे आसान काम है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं क्या क्या बातें सुन लेता हूं। ऊंचे तबके में होने वाले घिनौने कांड जिन्हें तुम यकीन भी नहीं कर सकते। राजमोहन रॉय चौधरी ने बिना कुछ बोले भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा, जो अपने मित्र की अभिव्यक्ति देखकर अनायास ही मुस्कुरा उठा। खैर, मिस्टर नैप ने जारी रखा, चूंकि मैं चौकस था, इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन ली। मैं जितनी जल्दी हो सका नीचे आया, यह उम्मीद करते हुए कि मैं समस्या उत्पन्न होने से पहले ही इसे रोक सकूं। लेकिन चूंकि चीजें हो चुकी हैं, हम अब इसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मानो, दोस्त और सारी व्यवस्था बर्टी पर छोड़ दो, वो इस तरह के मामलों में माहिर है। मुझे याद है एक बार। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने जल्दी से उसे रोक दिया। अपनी मजाक की बातें अपने पेशे के लिए रखो, उसने कहा। अब देखो, योजना कुछ इस तरह होगी। अगर तुम्हें उस घर का पता मालूम है तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? राजमोहन रॉय चौधरी ने पूछा। क्योंकि मेरे प्रिय हृदय और बुद्धि के धनी, भैरवनाथ मुखर्जी ने कोमलता से कहा, पहली बात तो हमें यह नहीं पता कि रुक्मणी रॉय चौधरी वहां है भी या नहीं, और दूसरी बात, उनके पास निश्चित रूप से कोई बहुत बढ़िया भागने का तरीका होगा। अगर हम चाहें कि वह बेचारी बच्ची उनके हाथों में जितना हो सके कम समय रहे, तो हमें खुद ही उसे वहां से निकालना होगा, अगर वह वहां है। और अगर वह नहीं है
तो तब तक खोज करनी होगी जब तक हम उसे ढूंढ न लें। हम निश्चित रूप से उनके करीब पहुंच चुके हैं। राजमोहन रॉय चौधरी ने अपनी बाहें मोड़ी और उदासी से सामने देखने लगा। ठीक है, आगे बढ़ो, उसने कहा। तुम्हारा सुझाव क्या है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मेज पर बैठ गया, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए और चश्मे के पीछे से चारों ओर देखते हुए बोला। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। देखो, नैप के अनुसार कल दोपहर से ही मिस्टर तपस भौमिक और उसके गुंडे हमारे भैरवनाथ मुखर्जी के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। अगर उन्हें उसके कुछ उपनामों के बारे में पता चल गया तो वे हम पर कड़ी नजर रखेंगे। वे शायद हमें यहां भी देख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अर्नब रॉय अब उनके ज्यादा काम आएगा, लेकिन स्टॉर्ड के ठीक उस पार कोई और जरूर हमारी निगरानी कर रहा होगा। इसलिए हमें अपनी उपस्थिति जाहिर नहीं करनी चाहिए। सबसे सरल तरीका यह होगा कि हम बूढ़े बाबा ब्लैक शीप से मदद लें, जिसे मैं देख रहा हूं कि वह अभी भी हमारे साथ है। वे उस पर शक नहीं करेंगे, इसलिए अगर हम उसे तुम्हें नैप के पास ले जाने दें तो हम काफी सुरक्षित रहेंगे। वह हंस पड़ा। कावेरी भट्टाचार्य को भी हमारे साथ आना होगा। हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह मेरा फ्लैट होगा। वह एक पुलिस स्टेशन के ऊपर है, तुम्हें पता ही होगा। मैं खुद अपनी गाड़ी में उसे वहां ले जाऊंगा, ताकि जो भी हम पर नजर रख रहा हो उसे सिर्फ यह लगे कि कावेरी भट्टाचार्य और मैं वहां गए हैं और मिस्टर सतिंदर भाटिया कोलकाता लौट आए हैं। यह तो सीधी सादी बात होगी। तो वे सोचेंगे कि बाकी सब लोग यहीं हैं? राजमोहन रॉय चौधरी ने पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी ने उस पर मुस्कान बिखेरी। यही तो योजना है। हो सकता है कि वे हमें देख ना रहे हों, लेकिन सतर्कता बरतना सही रहेगा, उसने कहा। तो अगर आप सभी सहमत हैं तो यह तय हो गया। परमव्रता भट्टाचार्य ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। कावेरी भट्टाचार्य और मैं शुरू से ही खुद को तुम्हारे भरोसे छोड़ चुके हैं और मुझे यकीन है कि तुम हमें इस मुसीबत से निकाल लोगे। भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराया। इन प्यारे शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद, उसने कहा। लेकिन इसमें एक छोटी सी अड़चन है, वह आगे बोला, और वह है हमारा पोस्ट कार्ड स्पेशलिस्ट। मुझे लगता है कि मैं उसे संभाल सकता हूं, परमव्रता भट्टाचार्य ने आत्मविश्वास से कहा। मैं उससे बात करने जाऊंगा और मैं कावेरी भट्टाचार्य से भी मिलना चाहूंगा। वह कमरे से बाहर चला गया। बाकी लोग अभी भी चर्चा में लगे रहे। मैं समझ गया, बर्टी, मिस्टर नैप ने अफसोस के साथ अपनी बियर को एक ओर सरकाया। तुम इस लड़की को सुरक्षित जगह पहुंचाओगे और अपने घर से कुछ जरूरी सामान उठाओगे और मैं यहां सब संभाल लूंगा। मैं सबको पूरी तरह तैयार कर दूंगा। मुझे नौसिखियों के साथ काम करना पसंद नहीं, लेकिन झगड़े की स्थिति में बलशाली लोग काम आते हैं। मेरी बूढ़ी माँ भी वहां होगी। वह जरूरत पड़ने पर भाग निकलने में हमारी मदद कर सकती है। उसे सब कुछ मालूम रहता है। भैरवनाथ मुखर्जी को उसकी बात पर संदेह था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद परमव्रता भट्टाचार्य मिस्टर सतिंदर भाटिया के साथ वापस कमरे में आ गया। बिल्कुल, सतिंदर भाटिया ने कहा। मैं किसी को भी कोलकाता तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा ही होना चाहिए, मिस्टर नैप बड़बड़ाया। जल्दी निकलना सबसे बेहतर रहेगा, तो तैयार हो जाओ साथियों। मिसेस विमला को राजमोहन रॉय चौधरी ने सावधानी पूर्वक निर्देश दिए। उन्हें गांव में नहीं जाना था और किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वे सब घर में नहीं हैं। वह समझदार महिला थी और उन्होंने शांति से आदेश मान लिया। भैरवनाथ मुखर्जी ने राजमोहन रॉय चौधरी, परमव्रता भट्टाचार्य और मिस्टर नैप को मिस्टर सतिंदर भाटिया की कार में बैठा दिया। स्ट्राउड पर बाहर जाती कार को पुलिस नहीं रोकेगी। मिस्टर सतिंदर भाटिया, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। वृद्ध व्यक्ति झुककर धीमे स्वर में बोला। प्रिय महोदय, यदि आप मिस्टर रॉय चौधरी को उनकी पेंटिंग की बिक्री का सौदा मुझे देने के लिए मना सकते हैं तो आभार मेरा होगा। वह गाड़ी लेकर चला गया और भैरवनाथ मुखर्जी कावेरी भट्टाचार्य की ओर मुड़ा। वह वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, गर्मियों के मौसम के बावजूद फर कोट पहने हुए। वह बहुत छोटी और डरी हुई लग रही थी। उसकी सफेद शक्ल गहरे फर कॉलर से झांक रही थी। डरी हुई हो? उसने पूछा। नहीं,
अब नहीं, डर वाली मेरी भावना सुन्न हो गई है। वह गंभीर हो गया। यह ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? मुझे चाहिए कि तुम इस कार्य को यहां से स्ट्राउड तक ले जाओ। मैं पैरों के पास सामान की तरह दुबक जाऊंगा। कोई खतरा नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि गांव में किसी को पता चले कि मैं चला गया हूं। उसने सिर हिलाया। हां, क्यों नहीं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कार की फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गया। इसे चलाना बेहद आसान है, उसने हल्की आवाज में कहा। बस एक ही गियर है जिसका मुझे पता है, बाकी किसी भी हैंडल को खींचो और पैसे वापस मिल जाएंगे। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम से मंदारमोनी रोड तक की यात्रा बिना किसी घटना के बीत गई और भैरवनाथ मुखर्जी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ गया। अब मैं चलाऊंगा, उसने कहा। तुमने इसे बहुत अच्छे से संभाला। पहले यह किसी औरत के लिए नहीं हिली थी, शायद जलन की वजह से। काबेरी भट्टाचार्य उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, तुम इस भयानक घटना के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन कृपया ऐसा मत सोचो। मैं पूरी तरह मदद करना चाहती हूं। परमव्रता भट्टाचार्य रुक्मणी रॉय चौधरी से प्यार करता है, तुम जानते हो। मुझे लगता है कि जब वे पहली बार मिले थे तभी वे एक दूसरे पर मोहित हो गए थे। कार वुडब्रिज मंदारमोनी मुख्य सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी और युवक की आंखें सामने के रास्ते पर जमी हुई थीं। तुम्हारा मतलब है कि वे शादी करना चाहेंगे? उसने पूछा। हाँ, मुझे लगता है। अजीब बात है कि वह ऐसा महसूस करते हैं, जबकि मैं और... वह अचानक रुक गई और भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे आगे बोलने के लिए नहीं कहा। वह कार की सीट पर पीछे टिक गई। उसकी गहरी आंखों में एक सोच भरी अभिव्यक्ति थी। अचानक वह फिर से मुड़ी। मुझे लगता है कि किसी को भी लाल नाइट के बारे में पता नहीं होगा, है ना? अपना वादा मत भूलो। शब्द हल्के ढंग से कहे गए थे, लेकिन उनमें छुपे दृढ़ निश्चय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दुनिया में किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मुझे माफ करना, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। चिंता मत करो, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। उसकी आवाज के जोश और संकल्प ने उसे चौंका दिया और वो उसकी ओर मुड़ी। लेकिन भैरवनाथ मुखर्जी का चेहरा हमेशा की तरह मासूम और निष्प्रभावी था। वह रीजेंट स्ट्रीट के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गैराज की ओर बढ़ गया। उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब वे पिकाडिली सर्कस पहुंचे। लेकिन मुझे तुम्हें अपने घर के पीछे के रास्ते से ले जाना पड़ेगा। इस समय कोई नहीं जानता कि सामने के दरवाजे पर कौन नजर रखे हो सकता है। यह एक और गुप्त राज्य है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे फ्लैट में ही रहना होगा, उसने आगे कहा। यह कोलकाता में तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। नीचे पुलिस स्टेशन है। मैं तुम्हें बस पिछले दरवाजे से इसलिए ले जा रहा हूं ताकि कोई मुझे न देखे। मैं जनता की वाहवाही नहीं चाहता। उसने उसे सड़क पार कराई और एक छोटी गली में मुड़कर एक छोटे लेकिन महंगे दिखने वाले रेस्तरां के सामने रुक गया। वे अंदर गए और मुख्य हॉल के पास एक छोटे कमरे से होकर गुजरे जहां खास मेहमानों को परोसा जाता था। जगह खाली थी। भैरवनाथ मुखर्जी सर्विस डोर की ओर बढ़ा और उसे काबेरी भट्टाचार्य के लिए खोला। मुझे तुम्हें अपनी छोटी सी किचनेट दिखानी होगी, उसने कहा। यह बहुत ही प्यारी है। काबेरी भट्टाचार्य ने अपने चारों ओर देखा। उसकी दाईं ओर एक खुला दरवाजा था जिससे एक विशाल रसोई घर दिखाई दे रहा था और बाईं ओर एक संकरी गली थी जो शायद प्रबंधक के कार्यालय तक जाती थी। भैरवनाथ मुखर्जी अंदर चला गया। एक धूसर बालों वाला विदेशी व्यक्ति उसे देखने के लिए उठा। यह स्पष्ट था कि वह युवा व्यक्ति को पहचानता था, लेकिन लड़की की आश्चर्य की बात यह थी कि उसने उससे कोई बात नहीं की। उसने उन्हें चुपचाप एक अंदरूनी कमरे में ले गया और एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। मैं पहले जाऊंगा, भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। विदेशी व्यक्ति ने बहुत गोपनीयता दिखाते हुए सिर हिलाया और पीछे हट गया, जिससे एक साधारण सेवा लिफ्ट दिखाई दी जो मुख्य रूप से भोजन ले जाने के लिए प्रयोग होती थी। एक शेल्फ हटा दी गई थी और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी
जितनी गरिमा के साथ संभव था उसमें चढ़ गया। ब्रिटेन को पहले देखो, उसने रहस्यमय तरीके से कहा और बटन दबाया, जिससे ऐसा लगा मानो उसके शब्द आदेश की तरह थे और वह अचानक ऊपर चला गया। काबेरी भट्टाचार्य ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन विदेशी व्यक्ति ने अपनी उंगली अपने होंठों पर रखी और चारों ओर इस तरह देखा जैसे उन्हें किसी भी क्षण हमला हो सकता है। इससे वह तुरंत चुप हो गई। 1 मिनट के भीतर लिफ्ट फिर से नीचे आई, जिसमें नीचे एक बड़ा नीला गद्दा था। एक आवाज शाफ्ट से नीचे आई, मेरा दूसरा नाम रैले है, हुप एलिजाबेथ। रहस्यमयी विदेशी व्यक्ति ने लड़की को लिफ्ट में ऐसे चढ़ने में मदद की जैसे उन्हें डर था कि किसी भी क्षण उन पर हमला हो सकता है। यात्रा उतनी असुविधाजनक नहीं थी जितनी दिखती थी, और जब उसने खुद को अंधकार में ऊपर खींचा हुआ महसूस किया तो काबेरी भट्टाचार्य को यह सब मजेदार लगा और वह हंसने लगी। यह बढ़िया है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, उसे अपने फ्लैट के डाइनिंग रूम में बाहर निकालते हुए। क्या बूढ़े परमजीत भल्ला ने तुम्हारी गंभीरता तोड़ दी? वह अद्भुत आदमी है। वह उस रेस्तरां का मालिक है और इससे अच्छी कमाई करता है। पुराना ठग। मैं उसे लिफ्ट का उपयोग करने देने के लिए हमेशा यह दिखाता हूं कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। उसे रोमांच की एक गुप्त प्यास है और मेरे पिछले दरवाजे से आने जाने से उसे काफी रोमांच मिलता है। वास्तव में यहां के पिछले किराएदार ने अपना खाना ऊपर भेजने के लिए लिफ्ट लगवाई थी। परमजीत भल्ला अच्छा आदमी है, लेकिन वह अपनी भूमिका निभाने की बहुत कोशिश करता है, जिससे कभी कभी परेशानी होती है। अब देखो, उसने आगे कहा, उसे दूसरे कमरे में ले जाते हुए, तुम यहां पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। मेरा अनुमान है पहले से ही घटनास्थल पर होगा, लेकिन तुम्हारे पास ऑटोलाइक्स तुम्हारा साथ देने के लिए होगा। बस तुम्हें अपनी ज्वेलरी का ध्यान रखना होगा, बस इतना ही। यह लक के साथ रहने का असर है। वह कमरे में इधर उधर घूमते हुए बोल रहा था, दूर कोने में रखी एक शेरटन मेज और चिमनी के पास एक गहरे अलमारी से अलग अलग चीजें निकालते हुए। अगर तुम्हें भूख लगे तो बस लिफ्ट में आवाज देना, अगर डर लगे तो खिड़की से चिल्ला देना, अगर कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, खासकर उस बूढ़े सज्जन के लिए जिसके टोपी पर एरियल लगा हो और जो काले गेटर पहने हो। वह मेरा दुष्ट चाचा है। तुम दरवाजे के अंदर लगे शीशे में हर आने वाले को देख सकती हो। यह पेरिस्कोप सिद्धांत पर काम करता है। यह सब कुछ साधारण चौक से बना है। काबेरी भट्टाचार्य ने उसे देखा जब वह कमरे में इधर उधर घूम रहा था। कुछ पलों तक लड़की कुछ कहने के लिए तैयार होती दिखी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, राजमोहन रॉय चौधरी को कोई मूर्खता करने मत देना, या परमव्रता भट्टाचार्य को भी। बेशक तुम उनका ध्यान रखोगे, है ना? मानो वे मेरे खुद के बेटे हों, मैडम। भैरवनाथ मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों युवा सज्जन सीधे अधीक्षिका की देखरेख में होंगे। वह हंसी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। उसने अचानक कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। देखो, तुम नहीं जानते कि प्यार में होना कितना भयानक चिंता का विषय होता है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वह उसे खुले दरवाजे से देख सकती थी। वह बड़ी गरिमा के साथ उसमें चढ़ गया और वहां बैठ गया, अपने घुटनों को ठुड्डी तक मोड़े हुए, अपनी ऐनक के पीछे से उल्लू जैसे चेहरे के साथ उसे देखते हुए। तुम क्या जानो लड़की, मोहब्बत है क्या चीज ये हमको न सिखा। दिल की राहों में कोई भी मोड़ न दिखा। हमने समझा इसे बस एक एहसास, पर ये निकला दर्द का अनजाना कपास। जिसे चाहा वही अजनबी सा लगा। ख्वाब था जो टूटकर धूल में बिछा। हर चाल पर सोचा कोई बाजी ना हारूं, पर इश्क में शतरंज की चालें न मारूं। वो राजा बने, मैं मोहरा ही रह गया। वफा की बिसात पे खुद ही गिर गया। मोहब्बत कोई खेल नहीं, कोई चाल नहीं, ये दिल का समंदर है। इसमें सवाल नहीं, जो दिल से निभाए वो शिकस्त ना माने, वरना हर जीत में भी दर्द ही आने। मोहब्बत है क्या चीज ये हमको न सिखा। हमने निभाई कोई चालें न चला। उसने गंभीरता से कहा और हैच बंद कर दिया। नमस्ते प्यारे दोस्तों,
स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।